गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका व्याकरण का टॉपिक करते हैं जिसका नाम है शब्द विचार। बेटा, शब्द विचार में सारा जो डिटेल मिलती है वो शब्दों के बारे में मिलती है कि शब्द कैसे बनते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले शब्द के बारे में जानते हैं कि शब्द क्या होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को बेटा शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का जब हम मेल करते हैं और उस समूह जो बनता है वो सार्थक होता है तो वो शब्द कहलाता है। अगर सार्थक नहीं है तो उसको शब्द की गिनती में नहीं रखा जाता है। जैसे हमने ये वर्ण जोड़े हैं यहाँ पे म, र, अ, तो बन जाता है अमर। अगर इसको हम चेंज करके इस वर्णों का जो क्रम है इसको चेंज करके हम इसको लिख दें अर्रम, तो अर्रम का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्दों की गिनती में काउंट नहीं होता है। इसे जो शब्द बना वो अमर है और अमर जो है वो एक अर्थ देता है, इसलिए ये शब्द होता है। अब शब्दों के भेद पर आते हैं। बेटा, शब्दों के भेद जो है वो अलग अलग आधारों पर किए जाते हैं। अलग अलग आधार पर शब्दों के अलग अलग भेद होते हैं। उनमें से सबसे पहला आधार है अर्थ का आधार, दूसरा रचना या बनावट का आधार, तीसरा उत्पत्ति या स्रोत का आधार और चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य का आधार। सबसे पहले अब हम वापस आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के जो हैं दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक वे शब्द कहलाते हैं जो कोई ना कोई विशेष अर्थ देते हैं, यानी जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी हमने अमर के बारे में बात की थी, वैसे ही निरर्थक वे शब्द होते हैं जो कोई विशेष अर्थ नहीं देते, जैसे अरम होता है। अब हम आते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, जिनमें से एक है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, जो शब्दों के मेल से नहीं बनते। अगर इस रूढ़ शब्द के टुकड़े कर दिए जाएं या खंड कर दिए जाएं तो इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मुँह शब्द है तो मुँह एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब है आपका यौगिक शब्द। बेटा, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके अगर खंड किए जाएं तो उन शब्दों का अर्थ जो अलग हो जाते हैं शब्द, अगर इनके खंड किए जाएं यौगिक शब्दों के तो उनका अर्थ निकलता है। क्यों? क्योंकि अर्थ तो निकलेगा ही, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बनते हैं। ऐसे ही है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक की तरह ही दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन ये एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे पंचानन लगा लो या आप दशानन लगा लो, ये इस तरह से जो शब्द होते हैं ये योग रूढ़ शब्द होते हैं, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद चार होते हैं। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, दूसरा आगे है देशज और फिर विदेशी। सबसे पहले हम तत्सम देखते हैं। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम अग्नि। अब अग्नि शब्द जो है वो संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया गया है, इसलिए उसे तत्सम कहेंगे। अब है तद्भव। तद्भव वे शब्द होते हैं जो थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि से हम आग थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब है देशज। देशज वे शब्द होते हैं जो हम जिस स्थान पर रहते हैं, जैसे उस क्षेत्र के जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं और आवश्यकता अनुसार उन्हें भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा वगैरह है, डिबिया वगैरह है। अब आ जाते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जो दूसरे देशों की भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका एक लगा लो स्कूल। स्कूल जो है वो देवनागरी लिपि में हम स्कूल लिख कर, जैसे देवनागरी लिपि में हम ऐसे स्कूल को लिख कर हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है।
अब इसमें एक और भी होता है जो किसी व्याकरण की पुस्तक में मिलता है, किसी में नहीं, जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। वो संकर शब्दों का निर्माण होता है बेटा दो भाषाओं के, अलग अलग दो भाषाओं के शब्दों के मेल करने से। जैसे रेलगाड़ी लगा लो, रेलगाड़ी, रेल होता है इंग्लिश का शब्द और गाड़ी होता है हिंदी का शब्द। तो इस तरह से संकर आपकी सिलेबस में इसमें चैप्टर में नहीं है, तो उसे छोड़िए। अब आ जाइए फोर्थ जो आधार है, जो चौथा आधार जो है शब्दों के वर्गीकरण करने का, वो है व्याकरणिक प्रकार्य का आधार। इस व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर जो है वो शब्दों के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब हम आते हैं अविकारी शब्दों पर। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी लिंग, वचन, काल, कारक के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये सब के साथ एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। और ये भी चार प्रकार के होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि संज्ञा जो है, संज्ञा क्या होती है। ये होते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। अब एक बार हम ये देखते हैं कि संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं। संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जो एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य में प्रयोग होने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं। जैसे हम ये कह दें कि हमारे विद्यालय की आगे पक्की सड़क है। अब दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम और श्याम दिल्ली जा रहे हैं। अब है आपका विस्मयादि बोधक शब्द। ये वे शब्द होते हैं बेटा जो हमारे मन में आकस्मिक भाव प्रकट होते हैं, एकदम से जो भाव प्रकट होते हैं उनको प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे हम बोल दें कि राम अंदर बैठा है, यानी वो बैठा है, उसकी विशेषता है अंदर बैठना। और जैसे कार तेज चलती है, तो यहाँ पे कार के चलने की विशेषता है कि वो तेज चलती है। तो बेटा आपका चैप्टर इतना ही था, शब्दों के बारे में इतनी ही डिटेल थी आपके चैप्टर में। आप एक बार चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और रीड करने के बाद आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।